नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा सच। तो पहलगाम में जो दुर्दांत, नृशंस, दानवी हमला हुआ है, उसे लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। यह हमला भले ही पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने किया है, लेकिन इस हादसे का जो पैटर्न है, इस हमले का जो पैटर्न है, यानी जो तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो हमास ने इजराइल में किया था। आपको याद होगा, हमास ने इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। बस अंतर यह है कि तब यहूदियों को धर्म के नाम पर मारा गया था और अब पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया है। इसलिए आज पूरा सच में हम करेंगे पड़ताल कि किस तरह से पहलगाम में रचा गया हमास पार्ट 2। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लश्कर और जैश के आतंकी अब हमास के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे लश्कर और जैश का कनेक्शन सामने आ रहा है। आखिर क्यों 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले जैश और लश्कर ने अपनी रैली में हमास के एक नेता को बुलाया। तो आज क्या जो पूरा सच है वो 1 घंटे का होगा, स्पेशल बुलेटिन होगा और उसमें होंगे कई बड़े खुलासे। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर जो आतंकी हमला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम के आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर सारी दुनिया को 1.5 साल पुराना एक ऐसा ही मंजर, खौफनाक मंजर कहें, याद आ रहा है, जब खुशियां मनाते, जश्न मनाते, छुट्टियों का लुत्फ उठाते कुछ मासूम बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया गया था। आपको याद होगा किस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के खूनी आतंकियों ने इजराइल की धरती पर दरिंदगी दिखाई थी। आपको याद होगा कैसे लोगों को क्रूर तरीके से कत्ल किया गया था। पहलगाम में जो किया गया है, ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था और 1200 लोगों से ज्यादा लोग जो थे उन्हें मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो रेम के पास नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर 2 दिन पुरानी है, पहलगाम की है, और दूसरी तस्वीर इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की है। दोनों ही तस्वीरों में हमले की जो भयानकता है, जो भयावहता है, उसको देखा जा सकता है। पहलगाम में हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो हमला हुआ था उसमें 378 लोग, जो फाइनल फिगर आया था, 378 लोग मारे गए थे। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में आकंठ डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। पहलगाम में पाकिस्तान से पोषित आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद कि ये लोग हिंदू हैं, उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। इन पर्यटकों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। आतंकियों ने हिंदू होने की सजा दी। और जब हम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के नरसंहार की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को यहां चुन चुनकर यहूदी नागरिकों को मारा गया था। दोनों हमलों में आतंकियों ने मजहब के आधार पर लोगों को अपना निशाना बनाया था। ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कितनी समानताएं इन दोनों तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों हमले हुए थे। और आगे धीरे धीरे पूरा सच में परत दर परत हम ये आपको बताएंगे कि इन दोनों हमलों में समानता क्या थी, इन दोनों हमलों का मकसद भी एक जैसा था, वो क्या था, वो हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों की वही मॉडस ऑपरेंडी थी जो इजराइल पर हमला करते वक्त हमास के दुर्दांत आतंकियों की थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया, वहां पर पहले से ही रेकी कर ली थी। यही काम हमास के आतंकियों ने किया था। उन्होंने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की पूरी जानकारी पहले से ही हासिल कर ली थी। उन्हें पता था कि यहां कितने लोग होंगे।
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पहलगांव में भी आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। उन्होंने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। ठीक यही पैटर्न हमास के आतंकवादियों ने भी अपनाया था। उन्होंने भी पूरे हमले की वीडियोग्राफी की थी। अब आगे सुनिए। पहलगांव में आतंकियों ने अचानक एम्बुश किया, दौड़ते भागते लोगों पर गोलियां चलाईं और फिर थोड़ी ही देर में पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर चुन चुन कर, जी हां, चुन चुन कर धर्म के आधार पर नाम पूछकर उनका शिकार किया। ठीक यही खूनी तरीका नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भी किया गया था। अचानक हमला किया गया, स्थिति को काबू में किया गया और फिर चुन चुन कर शिकार ढूंढे गए। लेकिन हर आतंकवादी घटना के पीछे लोगों की जान लेने के अलावा एक मकसद और होता है। इसका पूरा सच जानना भी बहुत जरूरी है। हमास का हमला इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को भड़काने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था। इसी तरह पहलगाम में जो हमला हुआ वो आतंकवादियों की भड़ास का परिणाम था। आपको पता ही है कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। वहां पर्यटकों की आमद हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं, बाजारों में रौनक बढ़ रही है। लेकिन ये खुशहाल बदलाव आतंकियों के मकसद और उनके वजूद पर सवाल खड़े कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हताश हो रहे थे। इसके बाद ये हमले उन्हीं की बौखलाहट को दिखाते हैं। ये दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद से प्रेरित थे। इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले और पहलगांव के इस हमले ने गहरे सामाजिक और भावनात्मक घाव छोड़े हैं। इजराइल में इस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा घातक हमला किया गया। होलोकॉस्ट क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार था, उसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। और उसके बाद इस हमले को सबसे बड़ा हमला किया गया। वहीं पहलगाम हमले को कश्मीर में पर्यटकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कम से कम 27 साल में कश्मीर में बाहरी लोगों पर और खासकर पर्यटकों पर इतना बड़ा, इतनी लार्ज स्केल पर हमला कभी नहीं हुआ है। तो इसका मकसद क्या था, यह आसानी से समझा जा सकता है। आइए अब आपको दोनों आतंकवादी हमले के ठीक पहले का मंजर भी बताते हैं। दोनों ही हमले के पहले मौके पर खुशी का माहौल था। पहलगांव की बैसरन घाटी में पर्यटक बड़ी तादाद में मौजूद थे और पहलगांव की बैसरन घाटी बहुत खूबसूरत है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से घिरा एक मैदान और मैदान पर दूर दूर तक फैली हुई नरम नरम हरी हरी घास। नजर उठाएंगे तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां भी नजर आ जाएंगी। इस खुशनुमा माहौल में बेसरन की हरी भरी ढलानों पर जहां बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, परिवार घुड़सवारी का आनंद उठा रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जिप लाइन पर पर्यटक आनंद उठा रहे हैं, रोमांच का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटक पूरी तरफ फैले हुए हैं। तस्वीर ठीक हमले के थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वहां पर गेमिंग जोन में खेल रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो धूप सेक रही हैं। पहाड़ी सुंदर, और देखिए बच्चों की तस्वीरें, बच्चे दौड़ रहे हैं, माओ की गोद में जो है वो बच्चे नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का जो जश्न का माहौल था वो नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में भी था। सुबह का वक्त था, म्यूजिक बज रहा था, युवा लड़के लड़कियां नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उत्सव सा माहौल था। आप देख सकते हैं पहलगांव की तस्वीरों को, लोग जिप लाइन का आनंद ले रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे थे, चाय पी रहे थे और तभी वहां पर आतंकवादी आ गए। और ठीक इसी तरह से इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवा जो वहां पर शामिल होने के लिए आए थे, नाच गाना मस्ती सब कुछ चल रहा था, उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी वहां पर भी आतंकी हमला हुआ और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं लगा। ठीक ऐसा ही नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में भी हुआ था, यहां भी लोग संभल नहीं पाए। आइए अब देखते हैं कि हमले के बाद पहलगांव में और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में किस तरह से बदहवासी का माहौल था। हमले के बाद पहलगांव में हमले के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बदहवास थे, गोलियों से बचने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे। ठीक इसी तरह नोवा में हमास के हमले के बाद कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर था। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही वहां हमास के लड़ाके मोटरसाइकिल, गाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और सभी अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां
दौड़ने लगे। रॉकेट के हमलों से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर छुपने की कोशिश करते रहे। ये नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में हुआ था। कुछ लोग जमीन पर लेट गए। हमास ने म्यूजिकल फेस्टिवल के वेन्यू को 3 तरफ से घेर लिया था। अटैक 3 दिशा से हुआ था, जहां कैंपिंग, बार और फूड का एरिया था। सिर्फ एक ही दिशा ऐसी थी जहां से भाग सकते थे इजरायली, और इसी दिशा में हमास के लड़ाके इजरायलियों को टारगेट बना रहे थे। ठीक यही तरीका आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहलगांव में भी किया। पर्यटकों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए खुले मैदान में दौड़ते हुए बदहवास से नजर आए, और कई लोग तो थकान और डर के मारे पेड़ों के पीछे छुप गए थे। तो आज 2 तस्वीरें हैं, एक पहलगांव की है जहां आतंक का खौफ है, और इजराइल जहां मौत का नाच हुआ था। देखिए किस तरह से हमला किया गया है। दोनों तस्वीरें हमले की लाइव तस्वीरें हैं। समानताएं आप देख सकते हैं किस तरह से कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, और इजराइल के नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में 7 अक्टूबर 2023 को किस तरह से हमास के लड़ाकों ने वहां जो पर्यटक आए थे, म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने जो पर्यटक आए थे, उनको निशाना बनाया था। समानताएं आप देख सकते हैं। तो पहलगांव में हमले के दौरान आतंकी धर्म पूछ कर गोलियां मार रहे थे, और पर्यटक बदहवासी में इधर से उधर भाग रहे थे। पर्यटक इतने डरे हुए थे कि हमले के बाद जब भारतीय सेना के जवान पहुंचे तो पर्यटक इन्हें देखकर भी डर गए। एक महिला जवानों से जान की भीख मांगने लगी। दहशत के कारण महिला ने समझा कि ये भी आतंकी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के जवान महिला को भरोसा दिलाते दिख रहे हैं, और वो इंडियन आर्मी है ये बता रहे हैं, और उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं, बार बार बोल रहे हैं, तब भी महिला डर रही है। आपको बता दें कि पहलगांव में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों जैसी ही वर्दी पहनी हुई थी, और इसी वजह से महिला और बच्चे दहशत में आ गए। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। अरे नहीं हम लोग फौज है। हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे ये साथ में आपके हैदराबाद के हैं। तो आतंकी हमला सुरक्षा बलों पर हो या फिर आम लोगों पर, किसी भी देश में इसे लेकर क्रोध होता है और भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन जब किसी हमले में युवा लोग शिकार होते हैं तो ये भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहलगांव के आतंकी हमले में भी यही हुआ। यहाँ कई युवा मारे गए। कई की तो जो है वो नई शादी हुई थी। किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी के सामने ही उन युवाओं को दर्दनाक मौत दे दी गई। हमास ने नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में भी यही किया था। उसने चुन चुन कर युवाओं को मारा था। वैसे भी उस दिन वहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में, और यही कुछ पहलगांव में दोहराया गया। पहलगांव में आतंकी हमले की एक तस्वीर तो आपने देखी होगी कि एक नई नवेली दुल्हन हाथ में लाल चूड़ा पहने हुए अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी है। उसके पति का धर्म पूछ कर मारा गया था। ये तस्वीर देखिए, लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सर पर सहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप, और बीच में दूल्हे की वो मुस्कुराती आंखें जो हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। इन नए नवेले जोड़ों ने कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये 7 सिर्फ 7 दिनों में ही छूट गया।
पहलगाम हमले के बाद इन तस्वीरों ने सभी की आंखों को नम कर दिया है। कुछ यही सब इजराइल में भी हुआ था, जब हमास के आतंकवादियों के ने चुन चुन कर युवाओं को निशाना बनाया था। 1.5 साल बाद भी इजराइल का समाज इस दर्द से उबर नहीं पाया है। आप देख सकते हैं कि हमले का जो शिकार जो वर्ग है वो इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो था, ठीक करीब करीब वैसा ही पहलगाम में वही वर्ग शिकार हुआ। युवा जो परिवार की आस होते हैं, जो परिवार की उम्मीद होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का सहारा होते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होते हैं, ऐसे युवाओं को यहाँ पर शिकार बनाया गया। और ये जो युवा जो परिवार का जो एक सबसे बड़ा एक ढांढस जो उसको कह सकते हैं या परिवार का एक सहारा होता है, वो सिर्फ भारतीय समाज में नहीं, दुनिया के हर समाज में, हर घर को, हर परिवार को अपने युवा जो उसका बेटा होता है, बेटी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। और ठीक उन्हें निशाना बनाकर इस तरह दोनों जगह पर हमला किया गया। तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमला हुआ उसमें बेकसूर यहूदी मारे गए, और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें मासूम हिंदू मारे गए। यहां मरने वालों का धर्म अलग है, रंग अलग है, लेकिन दोनों ही जगह पर उन्होंने अपने धर्म की कीमत चुकाई। इनकी कहानियों में भी कई समानता है। ये देखिए 2 तस्वीरें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल के विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहे हैं नोम साई और उनकी गर्लफ्रेंड डैनियल वाल्डमैन। विनय और हिमांशी करनाल के रहने वाले थे। विनय भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, वहीं नोम और डैनियल इजराइल के रहने वाले थे। विनय नरवाल को जहां पहलगाम में गोली मारी गई, वहीं डैनियल और नोम को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में गोली मारी गई। इन दोनों जोड़ों ने अपने भविष्य के लिए कई सपने बुने थे। इन दोनों जोड़ों ने हाल ही में जिंदगी की शुरुआत की थी। ये दोनों ही जोड़े मौत से पहले खुशियां मना रहे थे। एक पहलगाम में खुशियां मना रहा था, दूसरा म्यूजिकल फेस्टिवल में खुशियां मना रहा था। डैनियल और नोम को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में वो मस्ती से नाच रहे थे, गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वहीं विनय और हिमांशी पहलगाम की वादियों में लुत्फ ले रहे थे। विनय और हिमांशी की इसी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास बेसुध बैठी हुई उनकी पत्नी हिमांशी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर को 2 दिन में लाखों करोड़ों लोग शेयर कर चुके हैं। आपको बता दें कि हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता था ये कपल। ये चाहता था कि स्विट्जरलैंड जाएं, लेकिन वीज़ा ना मिलने की वजह से इन्होंने स्विट्जरलैंड की तरह दिखने वाले पहलगाम जाने का फैसला किया। लेकिन पहलगाम की वादियां अब हिमांशी के जीवन में दर्दनाक याद बनकर रह गई हैं। 1 मई को विनय अपना 27वां जन्मदिन मनाने वाले थे। घर वालों ने उनके हनीमून से लौटने पर एक बड़ी पार्टी की प्लानिंग की थी। विनय घर तो वापस आ गए, लेकिन ताबूत में कैद होकर। कुछ यही हाल डैनियल और नोम की जिंदगी का भी हुआ था। देश अलग है, रंग अलग है, धर्म अलग है, लेकिन अंजाम दोनों जोड़ों का एक सा हुआ। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जब गोली मारी गई तो उससे ठीक पहले का एक वीडियो, उसके बाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में हिमांशी नजर आ रही है। इस वीडियो में हिमांशी ने बताया कि कैसे जिहादी आतंकवादी ने उनके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था। आप भी इस वीडियो को देखिए। हिमांशी ने ब्राउन जैकेट पहन रखा है और वो बता रही हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। हिमांशी ने इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, तभी एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। आप भी देखिए ये दर्दनाक वीडियो। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव पहलगाम में कल दिल्ली लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर इस जाबाज नौसैनिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जब हिमांशी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी तो इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए। हिमांशी अपने पति विनय के शव वाले ताबूत को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर भारतीय के मन में यही ख्याल आ रहा है कि हिमांशी की आंखों से छलके एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। इस दौरान हिमांशी ने रोते हुए कहा कि विनय जहां भी रहे खुश रहे, मैं हमेशा वो काम करूंगी जिस पर विनय को
मुझ पर गर्व हो सके। तो ये तस्वीरें हैं जो कल दिल्ली एयरपोर्ट से आई थी और हिमांशी किस तरह से अपने पति के ताबूत से गले लगकर फूट फूट के रो रही हैं। इस दृश्य ने सभी की आंखें नम कर दी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कोशिश कर रहे हैं लोग कि हिमांशी को ढांढस बनाए, लेकिन हिमांशी अपने पति को आखिरी सलामी दे रही हैं, आखिरी सलाम कर रही हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा था, अपने पति से आखिरी शब्द यही कहे थे कि वो जहाँ रहें खुश रहें और वो जो ऐसा कुछ काम करेंगी जिनसे उनके पति को गर्व महसूस हो सके हिमांशी पर। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसने पूरे देश को दहला दिया। तो वहीं बेटे विनय नरवाल की मौत से पिता राजेश भी बेहद आहत हैं, लेकिन उनके हौसले भी को सलाम है। उन्होंने कहा कि यह घटना असहनीय है, लेकिन पूरा देश इस दर्द में उनके साथ खड़ा है और इस दर्द को पूरा देश महसूस कर रहा है। आप भी सुनिए शहीद विनय नरवाल के पिता ने क्या कहा। फेर है ये और समय बलवान होता है और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। तो पहलगांव के नृशंस आतंकवादी हमले में कानपुर के सीमेंट व्यवसायी शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। इसी तरह इजराइल में हुए हमास के हमले में इताई बेंजो की भी मौत हुई। दोनों ही नौजवान थे, दोनों के ही सपने थे। शुभम अपनी पत्नी ऐशन्या और माता पिता सहित परिवार के साथ पहलगांव घूमने गए थे। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने बताया कि आतंकियों ने उनका नाम और धर्म पूछकर सर में गोली मार दी। इसी 12 फरवरी 2025 को शुभम और ऐशन्या की शादी हुई थी। वहीं इताई बेंजो अपने दोस्त के साथ नोवा म्यूजिक पार्टी में शामिल हुए थे और जब हमला शुरू हुआ तो इताई बेंजो ने अपने दोस्त के साथ अपनी कार से भागने की कोशिश की। रास्ते में उन पर आतंकवादियों ने हमला किया और उनकी हत्या कर दी। तो शुभम द्विवेदी हो चाहे इजराइल के इताई बेंजो, दोनों ही नौजवान थे, दोनों के ही सपने थे और दोनों ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा थे और दोनों एक ही तरह के आतंकवादी हमले के अंदर मारे गए। और इताई बेंजो के माता पिता के आंख के आंसू आज 1.5 साल गुजरने के बाद भी नहीं सूखे हैं। वहीं पहलगांव में शुभम की हत्या कर आतंकियों ने पूरा घर उजाड़ दिया। आतंकियों ने पहले शुभम का नाम पूछा, फिर कहा कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे, लेकिन शुभम तो हिंदू थे, वो कलमा कैसे पढ़ते, ना उन्हें कलमा पढ़ना आता था। उनकी पत्नी ऐशन्या दहशत के मारे कुछ बोल ना सकी, बस हाथ जोड़कर वो आतंकवादियों के सामने रहम की भीख मांगती रहीं, अपने सुहाग की दुहाई देती रहीं। लेकिन जिहादी आतंकवादियों की आंखों पर तो जैसे कट्टरता और मजहब की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और शुभम के सर में गोली मार दी। ऐशन्या वहीं बेहोश होकर गिर गई। उनकी आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ गया। 70 दिन पहले, सिर्फ 70 दिन पहले सुहागन बनी ऐशन्या का सब कुछ लुट चुका था। बात कर रहे हैं पहलगांव के आतंकी हमले की और इसकी हम तुलना कर रहे हैं जो इजराइल में हमला हुआ था। हम बता रहे हैं किस तरह से इजराइल में जिस तरह से लोग मारे गए, ठीक वैसे ही पहलगांव में आतंकवादियों ने लोगों को मारा। और ये जो वहाँ पर जो लोग मारे गए थे इजराइल में, वो किस तरह से लोग थे और जो पहलगांव में मारे गए उन लोगों के बीच में क्या समानता थी, हम आपको बता रहे हैं। और इन्हीं में से एक थे शुभम, जिनकी हत्या के बाद अब उसका एक आखिरी वीडियो सामने आया है जिसमें शुभम अपनी पत्नी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताश खेल रहे हैं। और ये मौत से एक रात पहले का वीडियो है जिसमें पूरे परिवार के साथ होटल के कमरे में शुभम ताश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या के अलावा अपने परिवार के वो बाकी 9 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे और इसी दौरान हमले से एक रात पहले शुभम परिवार के साथ ताश खेल रहे थे। इस दौरान सभी हंसी मजाक कर रहे थे। शुभम की पत्नी ऐशन्या इस दौरान मुस्कुरा रही थी और कौन जानता था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान बन जाएगी। इसी दौरान ताश खेलते हुए शुभम कहते हैं कि मैं सबको हरा दूंगा। आप भी देखिए शुभम का ये आखिरी वीडियो। कलर चेंज ग्रीन अभी बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। अरे हार गए। तो सुना आपने ताश खेलते हुए शुभम ने क्या कहा था।
शुभम ने कहा था मैं सबको हरा दूंगा, लेकिन अगले दिन शुभम को आतंकवादियों ने मौत दे दी। लेकिन आज पूरा देश शुभम से वादा करता है कि शुभम अभी तुम हारे नहीं हो, अभी ये बाजी पूरी नहीं हुई है, अभी आखिरी बाजी बाकी है और इस बाजी में जीत शुभम की होगी, जीत इस देश की होगी और हार होगी उन कायर जिहादी आतंकवादियों की जिन्होंने शुभम को उसकी पत्नी ऐशन्या से छीना है, जिन्होंने शुभम को उसके माता पिता से छीना है। तो पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया गया। चाचा नरेंद्र ने मुखाग्नि दी और पिता बगल में खड़े होकर रोते रहे। सुबह जब घर की ड्योढ़ी से शमशान घाट तक शव यात्रा निकली तो पत्नी ऐशन्या चीख पड़ी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। पूरा परिवार गम और गुस्से में है। आप भी सुनिए शुभम की पत्नी और चाचा ने क्या कुछ कहा। पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान कैसे हुए बंदे को मार। स्थिति समझिए उसकी कि बहू के सामने ही गोली मार दी। बहू ने कहा हमें भी गोली मारी है, तो उनका नहीं, हमें आपको मारना नहीं है। अपनी जो भी उनकी भाषा है, गलत भाषा, जाके वहाँ बताइए सरकार को, अपनी मोदी को बताइए, मोदी जी को बताइए, ऐसा उनको कहा। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के शोकाकुल परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने शुभम के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यहां से आतंकवाद और उनके आकाओं को सख्त संदेश भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद का खात्मा करेगी और जिन लोगों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है उसके जो नतीजे सामने आएंगे उसे हर शख्स अपनी आंखों से देखेगा। आप भी सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। एक दौर था जब दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा के पैटर्न पर काम करते थे। इसके बाद दौर आया बगदादी के खूंखार आतंकी संगठन ISIS का, जिसकी नकल दुनिया के कई इस्लामिक आतंकी संगठन करने लगे। जानकारों की माने तो फिलहाल इस्लामिक आतंकियों का आदर्श हमास बना हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकवादी हमास की राह पर चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और जैश मोहम्मद आजकल अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए हमास के हमलों के वीडियो दिखाते हैं।
इन आतंकियों को 7 अक्टूबर 2023 के वो वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें हमास ने इजराइल पर हमला किया था और 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इतना ही नहीं, इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि लश्कर और जैश ने हमास से हाथ मिला लिया है। यही वजह है कि हमास के पैटर्न को ही पहलगाम में दोहराया गया है। इसी साल 5 फरवरी को यानी पहलगाम हमले से ठीक 70 दिन पहले, जी हाँ ठीक 70 दिन पहले, पाकिस्तान के रावलकोट में एक रैली हुई थी जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अलावा हमास के एक बड़े कट्टरपंथी ने भी हिस्सा लिया था। इस रैली में कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर नफरती भाषण दिए गए थे। इस कार्यक्रम में जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मौलाना मसूद अजहर, उसका छोटा भाई तला सैफ भी शामिल हुआ था। इसके अलावा जैश कमांडर असगर खान और मसूद इलियास भी साथ में मौजूद थे। और ख़ास बात है कि पाकिस्तान 5 फरवरी को कहने को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस जम्मू कश्मीर में अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक पाकिस्तान का प्रचार का एक हथकंडा है। आपको बता दें कि इस रैली में हमास के प्रवक्ता और प्रतिनिधि खालिद अल कदोमी ने भी हिस्सा लिया था। कदोमी ने इससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी नेता मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर मुलाकात की थी। आपको बता दें कि हमास के लिए पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला प्यार दिखाया जाता है, जबकि हमास को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे आतंकी संगठन करार दे रखा है। और रावलकोट की रैली में भी जैश और लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तानी सरकार से मांग की थी कि हमास को एक वैध सैन्य बल के रूप में मान्यता दे दी जाए। आप भी सुनिए इस रैली में भारत के खिलाफ किस तरह के जहरीले भाषण दिए गए थे। हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ, मोदी दहशतगर्द को ये बताना चाहता हूँ, अमित शाह को ये बताना चाहता हूँ कि फलस्तीन के मुजाहिदीन और कश्मीर के मुजाहिदीन मुत्तहिद हो चुके हैं। एक से बढ़कर एक शरीर अमेरिका, इस्राइल, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आम लोग नहीं है, ये गाजियों के वारिस है, मुजाहिदों के वारिस है। वो दिन दूर नहीं है कश्मीर के मुजाहिदीन इंशाअल्लाह गस्सा के मुजाहिदीन को आर्टिकल बनाते हुए गस्वाई के बर्बाद करेंगे, दिल्ली के पर बचा छोड़ेंगे, कश्मीर को आजाद करेंगे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कई टुकड़े होंगे। हिंदुस्तान में दिल्ली में खड़े होकर कहा था हमारे लिए इस्राइल आर्टिकल है और मोदी हम बताना चाहते हैं हमारे लिए मोहम्मद अरबी अजीम इस्लाम के अजीम जनरल वो हमारे लिए आर्टिकल है। हम इंशाअल्लाह कश्मीर में बदर की तारीख रकम करेंगे। तो सुना आपने पाकिस्तान के रावलकोट में किस तरह से हमास के नेता की मौजूदगी में जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने भारत पर जहर उगला और कश्मीर की बार बार बात की, भारत और इजराइल को कंपेयर किया, कश्मीर और गाजा को कंपेयर किया। तो समझ सकते हैं ये जो दोस्ती है हमास, जैश और लश्कर की, वो कितनी आगे जा चुकी है। और ये बहुत पुराना वीडियो नहीं था, ये सिर्फ 70 दिन पुराना वीडियो था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंक की दर्दनाक वारदात से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों का जमावड़ा लगा था। रावलकोट, ये वही जगह है रावलकोट जहां का वीडियो हमने आपको दिखाया। इसी रावलकोट में 18 अप्रैल को एक और रैली हुई। लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा ने इसमें भाषण दिया, कश्मीर में हिंसा और जिहाद का खुला आह्वान किया। वो अबू मूसा के कश्मीर में हिंसा भड़काने वाले बयान की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये बयान पहलगाम में हुए नरसंहार से ठीक 4 दिन पहले आया था। वायरल वीडियो में मूसा कहता है कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाकर जो डेमोग्राफिक पैटर्न है कश्मीर का उसे बदलने की कोशिश की है और वो पुलवामा, पुंछ, राजौरी में राम राम की गूंज चाहते हैं, ये अबू मूसा ने कहा। और उसने आगे कहा कि लश्कर तैयबा की ये चुनौती जो भारत सरकार दे रही है उसे स्वीकार करता है। और वो आगे कहता है कि इंशाअल्लाह हम गोलियों की बौछार करेंगे और तुम्हारी गर्दनें काटेंगे और अपना बदला लेंगे। अबू मूसा ने कहा कि राम राम की गूंज आतंकी अबू मूसा को पसंद नहीं है, साफ हो गया, और ये हिंदुओं के खिलाफ उसकी नफरत को दिखाता है। इससे पहले भी वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अगस्त 2023 के एक वीडियो में भी वो
हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने वाला कहकर तंज करता है। मतलब साफ है कि उसके निशाने पर हिंदू हैं, वो हिंदुओं से नफरत करता है। और पहलगांव में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उससे ये बात साबित हो गई है कि आतंकियों के निशाने पर हिंदू थे। हिंदुस्तान ने, गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था? पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेटिक चैलेंज रहूंगा। जरा इस बात पर गौर करें और साहबा और अंबिया के बात सुने। इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछारत से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। किसने की? गाय का पेशाब पीने वाले ने, हाँ, गाय के पुजारी ने। इंशाअल्लाह हम इस दहशतगर्द हुकूमत का मुकाबला करेंगे। 2019 के अंदर जब इंडिया ने 35 से 370 को खत्म किया, आईनी दहशतगर्दी की। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी कुछ दिन पहले जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया था, उससे उनकी सोच का अंदाजा लग जाता है। उनकी ही सोच का नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी सेना की सोच का अंदाजा लग जाता है। वो आतंकवाद पर लगाम लगाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, ये साबित हो गया, बल्कि आतंकवादियों को वो भड़काकर सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह के बयान दिए थे, उससे कट्टरपंथ की बू आ रही थी, मजहबी कट्टरता की बू आ रही थी। वे किसी प्रोफेशनल आर्मी जनरल की तरह नहीं, बल्कि एक मौलवी की तरह खुतबा पढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और हिंदुओं को लेकर बेहुदा बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर हमारा रुख एकदम साफ है, ये हमारी गर्दन की नस है और रही थी, ये थी और रहेगी। उन्होंने कहा था कि हम इसे नहीं भूलेंगे, यानी कश्मीर को नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। आसिम मुनीर ने अपने संबोधन में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर टू नेशन थ्योरी को भी सही ठहराने की कोशिश की। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। आप भी सुनिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के भड़काऊ भाषण को, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. वहीं पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने इस हमले को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के उस भाषण को जिम्मेदार ठहराया जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया। इसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था, जैसा कि आपने सुना। और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने इस हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले से की है जो हमास के आतंकियों ने इजराइल पर किया था। यही हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। ये 2 तस्वीरें हैं जिनका जिक्र हमने किया था। और रूबिन जो पेंटागन के अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका भी यही कहना है कि यह हमला खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ था जो इजराइल में हुआ, और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन सबसे उदार यहूदियों के खिलाफ था जो गाजा पट्टी के साथ शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। और अब छुट्टी मनाने वाले रिजॉर्ट पर मध्यम वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाने से साफ है कि आतंकी अब वही रणनीति कश्मीर में अपना रहे हैं। आप भी सुनिए पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने क्या कहा। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home
to myriad terrorist groups. When we had the October 7th, 2023 Hamas attack on Israel, it was directed specifically against Jews, and not only against Jews, but among the most liberal Jews who were most prone to wanting peace and normalcy with the Gaza Strip, targeting a vacation resort, targeting, if you will, middle-class Hindus, is evident that the Pakistanis are trying the same tactic. Now, it should be no more successful for Pakistan than it was for Hamas. And frankly, it's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा है कि हाल ही में हमास के एक नेता का पीओके में आना भी इसी साजिश का हिस्सा था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। और वैद्य ने कहा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का भेस बना के अंदर आए हुए हैं। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहलगाम में हुए हमले का जो पैटर्न है वो हमास से मिलता जुलता है। यही बात पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी ने भी कही है। इजराइल के ऊपर जो हमास ने अटैक किया था, जो कि 7 अक्टूबर को किया गया था उसमें, और जो कश्मीर में जो अभी 2 दिन पहले अटैक किया गया है, टेरर अटैक जो हुआ है जिसमें 27 लोगों की जानें गई हैं, उन दोनों चीज़ों में या दोनों इंसिडेंट्स को अगर हम देखें, उन दोनों अटैक्स को अगर हम देखें, कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इजराइल में जो लोग थे वो पार्टी कर रहे थे और हॉलीडेज़ पे थे, और इसी तरीके से कश्मीर में भी जो लोग थे वो आम सिटीजन्स थे और वो वहाँ पर हॉलीडेज़ मनाने के लिए गए थे। दोनों जगह पर एक चीज़ और जो सिमिलर आप कह सकते हैं या जो हमें लगती है वो ये कि ये इस्लामिक टेरर था, यानी कि इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पर लोगों के ऊपर अटैक किया गया। वहाँ पर इजराइल में जो है वो यहूदियों के ऊपर अटैक किया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि जी नाम पूछकर या रिलीजन पूछकर और उसके बाद लोगों के ऊपर अटैक किया गया है, जो कि यकीनन ये दोनों जगह पे जो अटैक्स हुए हैं उसमें अगर कोई सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो हमें यही एक 2 चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि दोनों अटैक्स जो हैं उसमें कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की
कमर तोड़ कर रहेगी। तो भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगा देने के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है। समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। मोदी सरकार के सिंधु जल संधि को तोड़ने के निर्णय ने पाकिस्तान में बुरी तरह से हाहाकार मचा दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि इससे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा नुकसान होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। और ये बात पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। और पानी के संकट से पहले से ही जूझ रहे पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कादिर मक्सी ने तो इतना तक कह दिया है कि इस फैसले से पाकिस्तान में लोग एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और उसके जो सहायक नदियां हैं उनके पानी पर भारत का नियंत्रण होते ही पाकिस्तान के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक 21 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर, बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल पर निर्भर रहते हैं। सिंधु और सहायक नदियों से हर साल औसतन 180 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहता है, जिसका 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल भारत करता है। इन दिनों पाकिस्तान में पानी का संकट है और गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के पास फिलहाल रिजर्व में सिर्फ 30 दिनों का पानी है और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत ने पहले से ही पानी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में सिंधु जल समझौते पर रोक से वहां की जनता का अल्लाह ही मालिक होगा। ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि की सिंचाई सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी से होती है। सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी का जो 93% हिस्सा है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना पाकिस्तान में खेती करना संभव ही नहीं है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे में कृषि के प्रभावित होते ही पहले से ही कर्जे में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का राम नाम सत्य होना तय है। सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन भी होता है, लेकिन इस समझौते पर रोक से पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन भी ठप हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर ताले लग सकते हैं और साथ ही वहां के घरों में अंधेरा छा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के तारबेला और मंगला जैसे जल विद्युत संयंत्र भी सिंधु नदी के पानी पर निर्भर हैं, तो इनके भी प्रभावित होने की आशंका है। और कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहर भी इसी सिंधु नदी के जल पर निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ के इलाकों में जो हैं वो अंधेरे में वो डूब सकते हैं। इसके अलावा इस समझौते के ख़त्म होने से पाकिस्तान की जो शहरी जल आपूर्ति जो है वो भी प्रभावित हो सकती है। इससे शहरों में अशांति फैल सकती है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है। और पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले सिंधु और उसकी सहायक नदियों से जुड़े इस जरूरी संधि को स्थगित कर भारत ने एक तरह से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया है। इससे पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी और यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने सिंधु जल समझौते पर रोक को देश के लिए गंभीर झटका बताया है। और पाकिस्तान के लोगों का भी मानना है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खेत सूख जाएंगे, खाद्यान्न संकट हो जाएगा। आइए सुनते हैं पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी ने इस बारे में क्या कहा। भारत की तरफ से जो वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कहा यह जा रहा है कि जी वो सस्पेंड कर दी गई है, या उससे जाहिर है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान में पहले ही वाटर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से सिंध में अभी इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जगह जगह पर रोड ब्लॉक की गई है। और पंजाब की तरफ जो है 6 नहरें निकाले जाने का प्लान किया जा रहा था, जो कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट चोलिस्तान में जो है उसके ऊपर वो पानी लेकर आना था, लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट
चल रहा है, और ऐसे में अगर भारत भी पाकिस्तान का इस तरह से पानी बंद कर देगा और इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर देगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि कई जगह में जाहिर है कि आप जानते ही है कि चाहे हमारे खेत हो, चाहे बिजली बनाई जानी हो, या कई दूसरे काम हो जिसमें कि पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है, और पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज को झेल रहा है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से पानी बंद कर दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने खड़ा होगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।